हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड एंड उनसे जुड़े हुए कुछ स्टॉक से रिलेटेड। यस दोस्तों, एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग को नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। एंड उससे जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स भी है जिनके ऊपर हम लोगों को फ्यूचर में नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो कौन से ऐसे स्टॉक्स है, न्यूज़ क्या है, अगर वो इम्पैक्ट होगा, कौन से स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहेगा, सारी बातों को कवर हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा, अभी अभी मैंने और एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 16 स्टॉक्स, उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने कवर किए। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। दोनों वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन द केस नोटिफिकेशन का इशू हुआ होगा तो। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ है एंड उसका इम्पैक्ट ज़रूर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर के ऊपर हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट वो स्टॉक आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में से निकालने नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों ने उन स्टॉक्स को होल्ड करने चाहिए। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि उन स्टॉक को अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटली इतने वो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे न्यूज़ क्या है एंड उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टॉक को यहाँ पे देखेंगे, उसके ऊपर होने वाला इम्पैक्ट क्या रहेगा वो देखेंगे एंड बाद में हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे न्यूज़ को देख सकते हो। फिच, यस दोस्तों, फिच यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स का जो आउटलुक है वो क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है। मतलब कुछ इंडियन बैंक्स ऐसे थे जो कि पहले स्टेबल दिखाई दे रहे थे, उनकी रेटिंग स्टेबल थी, जो कि फिच ने यहाँ पे रिवाइज करके उनकी जो रेटिंग है अभी नेगेटिव कर दी है। मैं वापस कहना चाहता हूँ, रेटिंग एजेंसी का जो इम्पैक्ट होता है हम लोग को आगे की तरफ देखने को मिल सकता है। टेम्पररी स्केल के लिए थोड़ी सी हम लोग को कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा, बट आगे जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो कौन से बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट गिरेगा ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे कवर ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो पहला बैंक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड फिच ने कुछ भी नहीं कहा है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए कवर कर रहा हूँ, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक से रिलेटेड एक अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने ही खुद के ही बैंक में लगभग 1.5 लाख के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.39 लाख के आसपास उन्होंने शेयर्स अपने खरीदे हैं। मतलब प्रमोटर ने ही अपने बैंक्स में यहाँ पे निवेश बढ़ाया है, जो कि एक अच्छा खासा सिग्नल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडसइंड बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इतना अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं खुद इसमें से 1180 एंड 1000 के लेवल से एग्जिट हो चुका हूँ एंड अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी बुक करके बैठ चुका हूँ। सो फिलहाल कौन से बैंक सुरक्षित है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा। सो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, जैसे मैंने कहा कि फिच का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कि मैं आप तक यहाँ पे पहुँचाना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, फिच ने यहाँ पे कुछ बैंक से जिनको नेगेटिव आउटलुक यहाँ पे बताए। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा। यस दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर ये बैंक गिर जाता है तो आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि निवेश नहीं करना चाहिए लॉन्ग रेंज के लिए। वापस मैं कहना चाहता हूँ कि स्टॉक अगर 49 अगर आ जाता है, छोटा मोटा उछाल हम लोग को हमेशा देखने को मिल जाता है। हम लोग इस मकसद से स्टॉक मार्केट में नहीं आए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए एज़ पर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप किसी बैंक में एंटर करते हो, स्टॉक में एंटर करते हो 200 रुपये पे, एंड अगर 4 साल के बाद अगर वो 210 पे जाता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं कह सकते। इससे अच्छा हम लोग एफडी में ही निवेश करते तो अच्छा खासा रिटर्न हो जाता। सो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें, जिसका आउटलुक पहले स्टेबल बताया जा रहा था, फिच ने उसका आउटलुक रिवाइज करके नेगेटिव कर दिया। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में यही कहना चाहूँगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप लोगों ने इस बैंक में ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं एंड उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी फिच ने सेम कहा है कि जो पहला स्टेबल उसका आउटलुक था वो यहाँ पे उन्होंने रिवाइज करके नेगेटिव कर दिया। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने होल्ड रखना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूँ लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप लोग इसको टाइम देते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ तो पीएसयू में सारे बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, रिटर्न अच्छे नहीं मिलते। तो उसमें से अगर कोई एक ही है तो उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसमें प्रॉफिट मिल जाता है तो आप चाहो तो एग्जिट
कर सकते हो। सो यहाँ पे ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ये बैंक आपको इतने तेज़ रिटर्न नहीं दे पाते। जो लोगों ने ऑलरेडी इसमें निवेश किया है वो मेरी बातों को और भी यहाँ पे अच्छी तरीके समझ रहे होंगे। बट येस, मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ तो इसके लिए भी नेगेटिव है, बट आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज़रूर होल्ड करना चाहिए, लॉस में एटलीस्ट नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया और एक PSU। वापस कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहिए कितना भी नीचे रहे, नीचे से कितना भी जंप करे, क्योंकि देखिए कभी ना कभी तो स्टॉक 20 रुपया 30 रुपये तक आने के बाद वो जंप तो करेगा ही। सो बहुत सारे मीडिया सेक्टर के जो मीडिया मतलब जो लोग रहते हैं टीवी चैनल के ऊपर, वो बताते हैं कि देखिए क्या रिकवरी की है, शानदार रिकवरी की है। उसमें कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक पहले चल रहे थे 100 200 150 के आसपास, जो कि अभी हम लोग को 20-30 रुपये के 50 रुपये के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो ये बात भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए, ना कि ऐसे इन लोगों की बातों में फंसना चाहिए। सो बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के ऊपर, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा एक टारगेट है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, वो मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिलता है। एंड इसीलिए मैं बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआत से ही ये जो मेरी टोन है वो सेम ही रखता हूँ। यहाँ पे फिलहाल तो निवेश मैं नहीं करूँगा। उसी के साथ साथ कुछ और बैंक है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, फटाफट अभी कवर कर लेते। कैनरा बैंक, सीधा मैं इसको इग्नोर करूँगा, आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, मुझे स्टेबल एंड सेफ रिटर्न चाहिए। सो कैनरा बैंक का भी आउटलुक यहाँ पे नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसको भी मैं अवॉइड ही करने की आप लोगों को सलाह ज़रूर दूंगा। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, स्ट्रेट अवे यही कहना चाहूँगा, इग्नोर करो। जब ये 150 के आसपास ट्रेड करता था तब से मैं बता रहा हूँ मत खरीदना मत खरीदना। बाद में सडनली नीरव मोदी केस आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही वो केस आ गया ये स्टॉक पूरा हम लोगों को धाराशय होते देखने को मिला है। एंड यही रीज़न है PSU में मैं ज़्यादातर करके नहीं होता है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस देखने नहीं मिलता है। 1-2 पर्सन को भी अगर आप सेट कर देते हो तो आपका काम आसानी से वहाँ पे जम जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा PNB को मैं इग्नोर करने की सलाह आप लोगों को ज़रूर दूंगा। उसके बाद ICICI बैंक का भी आउटलुक दोस्तों स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, जो कि एक बहुत ही झटकेदार बात है, क्योंकि ये बैंक मुझे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लगती है। बट जैसे मैंने कहा, कोई बाय स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये बैंक में मैंने खुद निवेश किया है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को कह दूँ कि होल्ड करो। मैं यहाँ पे पर्सनली इसको होल्ड करने वाला हूँ। इनफैक्ट आने वाले 3 से 4 साल के बाद मैं इस बैंक को बहुत आगे देखता हूँ। कम से कम ये 4 डिजिट में होने वाला बैंक था। जो मैंने खुद की स्टडी की थी उसके मुताबिक ये कम से कम 700-800 के आसपास तो होना चाहिए था। बट ये कोविड-19 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग को डैमेज देखने को मिला है। एंड इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये न्यूज़ तो नेगेटिव ही है कि बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक भी हिट होगा, बट इसका फ़ायदा आप लोगों ने ज़रूर उठाना चाहिए। अगर ये कल बैंक और नीचे आ जाता है, 300-250 तक आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसमें निवेश ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इसमें ज़रूर निवेश करूंगा। सो ICICI बैंक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करूंगा, इवन दो ये न्यूज़ मुझे नेगेटिव देखने को मिल रही है तभी भी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बुरा तो नहीं है, बट येस मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है स्टॉक। सो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बट येस यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह कभी भी नहीं देता। फ्रेश बाइंग की मैं बात करूँ तो हमेशा मैं 3 स्टॉक ही बताता हूँ। एक है HDFC बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, एंड उसके बाद रिस्क लेना है तो ICICI बैंक। PSU में जाना है तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इंडसइंड बैंक मेरे पोर्टफोलियो में था, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल की सिचुएशन को देख के जिसको उन्होंने एक्सपोजर देखे रखा था वो सारी कंपनियां डूबती हुई देखने को मिली, इसलिए मैंने वहाँ से भी अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया है। सो दोस्तों, एक्सिस बैंक के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, एंड उसका नाम है IDBI बैंक। यस दोस्तों, IDBI बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं। इनफैक्ट जो फीच है उसने इसकी जो रेटिंग थी वो सेम रख दी। यस, जो पहली थी इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें जो पहला रेटिंग था वही रेटिंग उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दी, एंड उसी के बदौलत हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जंप होते हुए भी देखने को कह सकते हैं। और भी अलग अलग न्यूज़ है, डेफिनेटली हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट एक ये भी न्यूज़ है जिसने इस स्टॉक का मूड यहाँ पे फिलहाल तो ख़राब नहीं किया है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जितने भी फीच ने यहाँ पे जो बैंक सिलेक्ट किए थे उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। कौन से बैंक्स यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, कौन से बैंक में आप लोगों ने इग्नोर करना चाहिए, स्ट्रेट अवे मैंने कैंसिल करके आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। कुछ बैंक है जो कि आप लोग होल्ड कर सकते हो। न्यूज़ वहाँ पर भी नेगेटिव है, बट येस वो उनके पास इतनी ताकत है, उनके पास इतना कैश है कि येस वो ऐसी चीज़ों को सर्वाइव कर सकता है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर जाननी चाहिए। सो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात ज़रूर कही थी कि फाइनेंस सेक्टर ये कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार हमेशा उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती रहेगी, वो जिंदा रहना चाहिए। अगर फाइनेंस सेक्टर ही अगर कोलैप्स हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी भी यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो बात कही है वो हमेशा याद रखना। अगर बैंक्स में निवेश करना चाहते हो तो 4 में भी हमेशा 3+1 का फॉर्मूला याद रखना। 3 प्राइवेट बैंक एंड 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली बैंक PSU बैंक। सो 3 में HDFC, कोटक, ICICI, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, आपकी अलग हो सकती है। एंड अगर
पब्लिक में जाना ही चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा मैं और किसी बैंक में आप लोगों को फिलहाल तो निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिवली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले आईबीसी कोड जो सबसे बड़ी उनकी ताकत थी वो सस्पेंड कर दी लगभग 1 साल के लिए। उसी के साथ साथ ईएमआई में भी हम लोगों को मोरेटोरियम देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये क्यों यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर ये बात कहे, क्योंकि अगर वो कैंसिल हो जाता है तो लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। सो इतना बड़ा नुकसान है, वो कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है बट कंपनी को झेलना पड़े तो ये 4 बैंक से जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, वो यहाँ पे झेल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि इन बैंक्स में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ यहाँ पे रख पाओगे। सो जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी, कौन से बैंक्स के ऊपर था वो भी मैंने बता दी, एंड उसी के साथ साथ ये भी बता दी कि कौन से बैंक्स में आप लोगों ने होल्ड रहना चाहिए, कौन से बैंक में अगर आप हो तो आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कर देना, तो उन लोगों को भी ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मेंटेनिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।